आप एक्सपेक्ट कर सकते हो करीब करीब भी नहीं तो कम से कम भी 15 से 16 मार्क्स केवल और केवल बिल्डिंग मटेरियल में से। और 15 से 16 मार्क्स में से भी आउट ऑफ 15 to 60 मार्क्स एटलीस्ट 13 मार्क्स क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम ओनली 6 टॉपिक्स एंड दैट 6 टॉपिक्स आर सीमेंट, कंक्रीट, लाइम, मोर्टार, अपना ये टिम्बर, ब्रिक्स, स्टोन्स। बस ये 6-7 टॉपिक मिला के आपके 15-16 में से 13-14 क्वेश्चन आ जाएंगे। एक दो क्वेश्चन इधर उधर का प्लास्टिक, स्टील ये सब से आ सकता है आपको, खैर उससे मतलब नहीं है अपने को। उसके बाद में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक पार्ट है, उसमें से ज़्यादा सवाल आते नहीं है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग एक अलग पार्ट है। फिर आप देखोगे तो अभी तो अपना एसएससी जेईई का कल ही नोटिफिकेशन आया, कल परसों ही चीज़ें बदल गई है। तो अब तो आपका जो अप्रोच ऑफ द स्टडी है बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। आपने वीडियो भी देखा होगा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, कि अब आपकी अप्रोच केवल और केवल प्री को लेके नहीं होनी चाहिए। योर अप्रोच मस्ट बी ऑन द बिगर साइड कि हम प्री और मेंस का दोनों एक साथ ही प्रिपरेशन करें। बट अभी के लिए क्योंकि आप 4-5 महीने से पढ़ रहे हो या 2-3 महीने से जितना भी आपका क्लास चला, आई डोंट नो, तो जितना भी आप पढ़ रहे हो उसके हिसाब से आप जैसा आपकी तैयारी चल रही थी वैसे करते रहिए। मेंस का जब टाइम आएगा तब अलग से प्रिपरेशन कर ली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी भी अब से भी जो 3-4-5 सब्जेक्ट बाकी हैं आपके, जितने भी सब्जेक्ट बाकी हैं, अगेन मुझे उसके बारे में नहीं आइडिया, जितने भी सब्जेक्ट आपके बाकी हैं उनका आप अप्रोच एटलीस्ट चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। पेपर आसान हो गया है, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं इस बार, और फॉर्चुनेटली हम सिविल इंजीनियरिंग को तो खैर बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। अप्रोक्सीमेटली 1095 पोस्ट वी आर सीइंग राइट नाउ आल्सो। अभी हमको 1095 पोस्ट दिखाई दे रही है जो कि एक्सपेक्टेड है बढ़ेगी, क्योंकि सेंट्रल वाटर रिसोर्सेज में अभी तक उन्होंने पोस्ट को डिस्क्लोज ही नहीं किया। तो अगर उसमें भी डिस्क्लोज हो जाती है तो आप मान सकते हो 100-150 पोस्ट तो पक्का और आनी है। तो ये बहुत ही एक वंडरफुल चांस है, बहुत ही वंडरफुल चांस है। दूसरी बात यह है कि जो अभी प्रिपरेशन का मोड है वैसा प्रिपरेशन का मोड अगर आपने अभी प्री और मेंस का एक साथ कर लिया तो आपके लिए अगले साल ईएससी का प्री देना भी आसान हो जाएगा। क्योंकि देखो मेंस का पेपर अब आपके ईएससी लेवल का होने वाला है, तो आपके लिए वो भी एक अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी बिल्टअप हो गई है ना चाहते हुए भी। तो ओवरऑल आपका डेवलपमेंट है इस पेपर में, ठीक है। तो खैर उससे ये सब एडवर्टाइज करने का काम नहीं है। बस अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, द वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज बिल्डिंग मटीरियल्स। बहुत अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और मैक्सिमम चीजें मैं आपको क्लास में कवर करा दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैक्सिमम टॉपिक हम क्लास में कवर कर लेंगे। एक आध जो टॉपिक जो बिल्कुल ही मतलब यूजलेस टॉपिक होता है, छोटा टॉपिक होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसको मैं आपको रिकॉर्डेड भी दे सकता हूँ, और अगर टाइम मिलेगा तो क्लास में भी कर लेंगे। तो देखेंगे कैसे क्या कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल्स। इसमें जो टॉपिक्स हम क्लास में डेफिनेटली करने वाले हैं वो है आपका सीमेंट, जो 100% करना है अपने को, लाइम करना है अपने को, मोर्टार करना है अपने को, उसके बाद कंक्रीट, ये तो भाई साहब अलग ही लेवल है इसका टॉपिक का, ठीक है। उसके बाद ब्रिक्स करना है अपने को, उसके बाद टिम्बर करना है अपने को, ठीक है, टिम्बर करना है। फिर स्टोन पढ़ना है, पेंट पढ़ना है। बस ये सब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब आप डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं। थ्योरी बुक भी होगी आपके पास, और नहीं तो रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएगा। ये सब बेसिकली वी विल ट्राई टू कवर इन द क्लास ओनली। सो वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। सभी पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। एक दो चीजों का ध्यान रखेंगे, जब तक कोई भी चैप्टर मैं खुद से कंप्लीट नहीं कर दूं तब तक आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। छेड़छाड़ नहीं करने का मतलब है कोई भी आपके पास प्रीवियस ईयर बुक है, कोई भी प्रैक्टिस बुक है, जब तक मैं खुद से कंप्लीट ना कर दूंगा तब तक आपको नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, कोई भी पहली क्लास में ये नहीं पूछेगा कितने घंटे लगेंगे सब्जेक्ट को खत्म होने में, वो आपका कंसर्न है ही नहीं, वो मेरा कंसर्न है। आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर आप पूछोगे बिल्डिंग मटेरियल खत्म होने कितने घंटे लगेंगे, अगर मैं कह दूं 800 घंटे लगेंगे तब भी आपको पढ़ना है, अगर मैं कह दूं 8 घंटे लगेंगे तब भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपके लिए वो पार्ट ऑफ कंसर्न होना भी नहीं चाहिए, और ना ही कोई पूछेगा। जब तक मैं कंप्लीट ना कर दूं तब तक ना कोई डाउट भेजेगा। अगर मैं अपने को लाइम करना है, अपने को मोर्टार करना है अपने को, उसके बाद कंक्रीट, ये तो भाई साहब अलग ही लेवल है इसका टॉपिक का, ठीक है। उसके बाद ब्रिक्स करना है अपने को, उसके बाद टिम्बर करना है अपने को, ठीक है, टिम्बर करना है। फिर स्टोन पढ़ना है, पेंट पढ़ना है। बस ये सब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब आप डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं। थ्योरी बुक भी होगी आपके पास, और नहीं तो रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएगा। ये सब बेसिकली वी विल ट्राई टू कवर इन द क्लास ओनली। सो वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। सभी पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। एक दो चीजों का ध्यान रखेंगे, जब तक कोई भी चैप्टर मैं खुद से कंप्लीट नहीं कर दूं तब तक आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। छेड़छाड़ नहीं करने का मतलब है कोई भी आपके पास प्रीवियस ईयर बुक है, कोई भी प्रैक्टिस बुक है, जब तक आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, और ना ही कोई पूछेगा।
जब तक मैं कंप्लीट ना कर दूं तब तक ना कोई डाउट भेजेगा ना कोई बात। कंप्लीट इन सेंस ऑफ अ टॉपिक कि एक सीमेंट कंप्लीट हो गया, मैं खुद से आपको कह दूंगा कि यस नाउ यू आर रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ बुक और ऑल। उसके बाद आप देखना आपकी बुक इतनी स्मूथली निकलेगी, फिर आप मुझे डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एनीवेज, तो हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज नोन एज व्हाट, सीमेंट। दैट इज नोन एज व्हाट, सीमेंट। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तो मोड ऑफ स्टडी मेरा पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में रहता है। हम ज्यादा थ्योरी ज्यादा नहीं लिखते हैं और ना ही ज्यादा ऐसा उसको लॉजिक बना बना के देखेंगे। हम उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम शॉर्ट फॉर्म में सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए लेके चलते हैं, क्योंकि वही एक तरीका है पढ़ने का, पढ़ाने का और आपके दिमाग में बिठाने का। बाकी ऐसे तो लिखते जाइए सीमेंट इज दिस, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखोगे तो आपको हमेशा चीजें रिटेन रहेगी दिमाग में, क्योंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज बेटर देन द थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर मैं आपको कोई चीज ऐसे बोल दूं कि यार ना आप मान लीजिए आपके किसी दोस्त के फोन नंबर में कोई अंक भूलते हैं बार बार, तो जैसे मान लीजिए 9057 और यहाँ पे 2 आता है, आप हमेशा भूल जाते हैं, तो आप उस 2 को अगर ऐसे लिख देंगे 572 फिर 905115 ऐसा करके लिख देंगे, तो ये 2 एटलीस्ट आपको हमेशा याद रहेगा। तो हमेशा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज मच मच बेटर देन द थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नाउ आर यू रेडी टू स्टार्ट? क्या सभी लोग रेडी कर सकते हैं? क्या सब लोग रेडी हैं इसके लिए? कैन वी स्टार्ट नाउ? ओके, सो एवरीबॉडी इज रेडी। एनीवे, तो लेट अस स्टार्ट विद सीमेंट। सीमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, सीमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, सीमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आइए आपको एक नई दुनिया में लेके चलते हैं सीमेंट के, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप यहाँ से बेहतर नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, जितना डेप्थ आपको रिक्वायर्ड है उससे, ठीक है। पंचायती नहीं करनी है बीच बीच में, ठीक है। जब तक वही बात है, मैं कंप्लीट कर दूंगा आपके, तब तक ऑलरेडी आपके सारे डाउट सॉल्व हो चुके होंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, अब सीमेंट जो है आपने देखा है बचपन से, सीमेंट एक ऐसी चीज है जो किसी भी दो चीजों को बाइंड करने काम आती है। बाइंड मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। बाइंड बोलो स्ट्रेंथ बोलो, एक ही बात है। तो कुल मिला के सीमेंट दो चीजों को चिपकाने में काम आ रही है। अब 2 ब्रिक्स जो है सीमेंट से हमेशा के लिए चिपक जाती है, इसका मतलब सीमेंट में एडेसिव प्रॉपर्टी है। एडेसिव का मतलब क्या होता है कि जब भी 2 अलग अलग पार्टिकल्स या अलग अलग प्रॉपर्टीज के पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट हो जाएं, तो उसको हम बोलते हैं क्या? एडिशन। और अगर 2 सेम काइंड के पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? कोहेजन। ये आप इतने सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, ये 2 चीजें तो आपको पता ही होगी, कोहेजन एंड एडिशन। फिर से बता दे रहा हूं, कोहेजन मतलब कि 2 फाइन पार्टिकल्स, जब कोई भी 2 पार्टिकल सेम कैटेगरी के पार्टिकल अगर आपस में अट्रैक्शन शो करते हैं तो उसको कोहेजन बोलते हैं, और अलग अलग के बीच में अट्रैक्शन शो होता है तो उसे हम एडिशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो है सीमेंट में ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी है। अरे दोनों कैसे होगी? हमने तो सर आज तक 2 ईंटों को हमेशा जुड़ते हुए देखा है, नहीं, दोनों ही प्रॉपर्टी सेम है। क्यों दोनों प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर? क्योंकि देखो भाई, सीमेंट एक पाउडर है, तो कोई भी मटेरियल हो जो पाउडर फॉर्म में है वो कोहेजन शो करेगा ही करेगा। या ऐसा कह दें कि कोई भी मटेरियल जिसका पेस्ट बनाया जा सके वो शो करेगा ही करेगा कोहेजन, 100%। अभी आप सॉइल पढ़ोगे, सॉइल में भी हम देखेंगे जो क्ले है वो कोहेजिव होती है। क्ले क्यों होती है कोहेजिव? क्योंकि सबसे फाइन पार्टिकल है। सैंड के पार्टिकल कोहेजिव नहीं होते हैं, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्शन नहीं रखते हैं, बड़े पार्टिकल होते हैं। जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतना ही उसका कोहेजन मार दिया जाएगा, जितना छोटा पार्टिकल होगा उसका कोहेजन उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। बेसिक सी बात है, ठीक है। जैसे कि घर में आटा होता है और एक गेहूं होता है, आटा एंड गेहूं, ओके, बिल्कुल रेडी है, ठीक है। कोई किसी को इंग्लिश तो नहीं चाहिए ना? वो भी प्लीज मुझे बता देना। इफ एनीबडी वांट्स इन इंग्लिश देन आई विल आल्सो एक्सप्लेन द थिंग्स इन इंग्लिश, क्योंकि वंस आई विल स्टार्ट इन द फ्लो एंड देन समबडी विल से कि नहीं इंग्लिश सर एक बार इंग्लिश में रिपीट कर दो, तो वो फिर डिस्टर्ब करता है। तो आप पहले मुझे बता दीजिएगा, तो फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली वी विल गो विद दिस। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। तो इसके पास एडेसिव एंड कोहेसिव बोथ द प्रॉपर्टी है, तो इट इज अ बाइंडिंग मटेरियल, जो सीमेंट है, इट्स अ बाइंडिंग मटेरियल। देखो आपको ऐसे ही पढ़ना है, सीमेंट इज अ
बाइंडिंग मटेरियल provides cohesive and adhesive both property. Provide cohesive and adhesive both property. अब कैसे ये हुआ, अब इसको भी समझ लेते हैं. How it happened? Let us understand. I was giving the example of wheat and flour. मैं आटे और गेहूं का एग्जांपल दे रहा था. अगर आप आटे में पानी मिलाओगे, इफ यू ऐड द वाटर इन दैट फ्लावर, देन डेफिनेटली यू कैन मेक ए पेस्ट. आप आटा लगा सकते हो, आप उसका पेस्ट बना सकते हो. तो क्यों पेस्ट बना सकते हो? क्योंकि उसका शेप चेंज हो सकता है. ओके, तो आटे में अगर पानी मिलाते हैं तो पानी मिलाने के बाद उसमें प्लास्टिसिटी आती है, उसमें एक मोल्डेबिलिटी आ जाती है, आप उसका किसी भी तरह का मोल्ड बना सकते हो. आटे में पानी मिलाने के बाद जो चाहे शेप दे सकते हो आप. इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी. यही प्रॉपर्टी आती है कोहेजन की वजह से. नाउ इफ यू ऐड द वाटर इन गेहूं, बिगर पार्टिकल है, किसी तरह कोई आप मोल्ड नहीं बना सकते उसको कैसे भी मोल्ड नहीं सकते. पानी बाहर निकल जाएगा क्योंकि परमेबल होता है. आगे बात समझ में? तो सीमेंट का क्योंकि मोल्ड बना सकते हैं इसलिए कोहेसिव है, प्लास्टिक नेचर की चीज है ये. और एडेसिव क्यों है? क्योंकि सीमेंट एक ऐसी बाइंडिंग देता है, सीमेंट प्रोवाइड बाइंडिंग इन सच ए वे दैट टू ब्रिक्स आर बाइंडेड टुगेदर फॉर लाइफ टाइम. हमेशा के लिए चिपक गई है. तो एडेसिव एंड कोहेसिव बहुत प्रॉपर्टी है. अब देखते हैं ऐसा क्यों है. बिकॉज जो सीमेंट है वो दो चीजों से मिलकर बनी है. सीमेंट हैज द टू इंग्रेडिएंट, दो तरह के इंग्रेडिएंट है इसके. एक तो है आपका calcareous compound, one is calcareous compound and second is argillaceous compound. अब ध्यान से देखिएगा, argillaceous compound एक ऐसे कंपाउंड है जिसमें सिलिका और एल्यूमिना होना चाहिए. calcareous compound एक ऐसे कंपाउंड है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होना चाहिए. कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बोथ टेक केयर करता है, द कंपाउंड व्हिच टेक्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बोथ नोन एज कैल्केरियस कंपाउंड. द कंपाउंड कंटेन्स सिलिका एल्यूमिना नोन एज अर्जिलियस कंपाउंड. द बेस्ट कंपाउंड फॉर दिस, जो सबसे बेहतरीन कंपाउंड है इसके लिए है लाइमस्टोन, और इसके लिए है क्ले. अब यही दो क्यों चूज किए उसकी कहानी सुन लो. अगर आपने कभी भी सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, आप पढ़ोगे तब पढ़ा दिया जाएगा, बट अभी के लिए मैं बता देता हूं. क्ले में आपने टॉपिक पढ़ा होगा क्ले मिनरोलॉजी. सॉइल में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा क्ले मिनरोलॉजी. आपने ये भी पढ़ा होगा कि क्ले को बनाने के लिए दो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं. देयर आर टू बिल्डिंग ब्लॉक्स रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ क्ले. वन इज सिलिका टेट्राहेड्रल एंड सेकंड इज ऑक्टाहेड्रल यूनिट. अब सिलिका टेट्राहेड्रल है, इसका मतलब क्ले के अंदर कौन प्रेजेंट है? सिलिका प्रेजेंट है. ऑक्टाहेड्रल यूनिट भी तीन लोगों से मिलकर बनती है, एल्यूमिना से, आयरन से, मैग्नीशिया से. ऑक्टाहेड्रल यूनिट में तीन आयन आ सकते हैं, एल्यूमिना आ सकता है, मैग्नीशियम आ सकता है और आयरन आ सकता है. इसका मतलब एल्यूमिना हो गया, आयरन हो गया और मैग्नीशिया हो गया, वो भी यहां से आपका टेक केयर हो जाएगा. इसका मतलब क्ले एक ऐसा आइटम है जो ये दोनों चीजों को लेके आ सकता है और इसी वजह से क्या आती है? चिपचिपापन आता है. एक और बेहतरीन एग्जांपल देता हूं चिपचिपेपन का. अभी आपने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो आपने कभी ना कभी कोगुलेशन पढ़ा होगा. कोगुलेशन में सबसे बेस्ट चीज आपने पढ़ी होगी फिटकरी, एलम को ऐसे पानी में घुमाओ. इफ यू रोटेट द एलम इन द वाटर देन इट विल अट्रैक्ट ऑल द इंप्यूरिटीज एंड विल मेक ए जेलेटिनस प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जेलेटिनस प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है? चिपचिपा प्रेसिपिटेट बना देता है. अब उस चिपचिपापन क्यों आया? क्योंकि उसमें एलम है, एल्यूमिना है उसके अंदर. इसका मतलब ये एल्यूमिना ही यहाँ पे आपको क्या देता है? चिपचिपापन देता है, कोहेसिवनेस इंपार्ट करता है. अब कैल्शियम कहां से आएगा? लाइमस्टोन से आएगा. कैल्शियम लाइमस्टोन से आएगा. अभी जब लाइम पढ़ेंगे तो मैं आपको लाइम में 3-4 टाइप की रॉक बताऊंगा. ऐसी रॉक जो प्योर 95% ज्यादा कैल्शियम रखती है उसको हम हाई कैल्सिनेटेड लाइम बोलते हैं. जिसमें 45% मैग्नीशियम होता है उसको हम डोलोमाइट लाइम बोलते हैं. इसका मतलब लाइम एक ऐसी रॉक है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मिलता है. तो कैल्शियम मैग्नीशियम आ जाएगा लाइम से, सिलिका एल्यूमिना आ जाएगा कहां से? क्ले से. अपना काम बन गया. ये काम किया था किसने? जोसेफ एस्पेडिन ने. ये काम जोसेफ एस्पेडिन ने 1824-25 में किया था.
उसने कैलकेरियस और अर्जिलियस कंपाउंड को मिलाया किसके अंदर? पानी के अंदर, एडेड विद वाटर, और जैसे ही पानी के अंदर मिला एक पेस्ट बन गया। क्यों पेस्ट बन गया? क्योंकि ये फाइन पार्टिकल्स उसके अंदर थे। वो पेस्ट एक पोर्टलैंड में पाए जाने वाले पत्थर के समान दिखता था। दैट पेस्ट वाज लुकिंग लाइक इन द कलर एज द स्टोन प्रेजेंट इन पोर्टलैंड, दैट्स व्हाई द नेम गिवन एज पोर्टलैंड सीमेंट। इस पेस्ट को, जो इससे जो पेस्ट बना, उस पेस्ट का नाम हमने दे दिया क्या? पोर्टलैंड सीमेंट। उस पेस्ट का नाम हमने दे दिया क्या? पोर्टलैंड सीमेंट। लाइमस्टोन के अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ज्यादा याद नहीं रखने हैं, बस मैं आपके सहूलियत के लिए लिखा दे रहा हूं। एग्जांपल्स जैसे कि सीमेंट रॉक है, एल्किली वेस्ट है, जैसे कि आपका चौक है, मराइन शेल है, ये सब एग्जांपल हैं जहां से कैल्शियम और मैग्नीशियम आ सकता है। क्ले के अलावा एग्जांपल्स है, स्लेट है, शेल है, ये सब एग्जांपल हैं क्ले के जहां से आपको ये सिलिका और एल्यूमिना मिल सकता है। क्लियर है? This is done for everybody. लिखने में आपको अति उत्तम रहना है, अति फास्ट रहना है। Is this done for everyone? चलो ठीक है। Now before starting the depth of the subject, I want to go for the manufacturing of cement. Manufacturing of cement. अब जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दो प्रोसेस से की जा सकती है। Either it can be done in dry process or it can be done in wet process. कोई भी प्रोसेस ले लो, वन एंड द सेम थिंग है। अब जो ड्राई प्रोसेस है, सॉरी क्या बोलते हैं, ये कोई भी प्रोसेस ले लो, एनी प्रोसेस, देयर विल बी 3 स्टेप्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट इज मिक्सिंग। क्या मिक्स करेंगे?
जो रॉ इंग्रेडिएंट उसको मिक्स करेंगे, देन इट हैज टू बी बर्न इन द बर्निंग रोटेटरी क्लेन में इसको बर्न किया जाएगा और उसके बाद इसको ग्राइंडिंग कर दिया जाएगा, बिकॉज वी नीड टू मेक इट पाउडर। तो कोई भी आप इसके अंदर आप प्रोसेस ले लीजिए, आइदर यू गो विद ड्राई प्रोसेस और यू विल गो विद द वेट प्रोसेस, यू हैव टू फॉलो द 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज मिक्सिंग ऑफ द ऑल रॉ इंग्रेडिएंट, देन द फ्यूजन ऑफ ऑल द रॉ इंग्रेडिएंट टुगेदर। फ्यूजन मींस उन दोनों को आपस में बर्निंग के दौरान फ्यूज करना है, और ग्राइंडिंग मींस यू हैव टू मेक इट पाउडर, ठीक है। अब यू हैव टू मेक इट पाउडर। अब कैसे करते हैं ये सारा काम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो मैं ड्राई प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ड्राई प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक कैलकेरियस कंपाउंड। हमने कैलकेरियस कंपाउंड लाइमस्टोन लिया, साथ में हमने अर्जिलियस कंपाउंड लिया हमने, जो कि क्ले है, ठीक है। इन सबको हमने क्रश कर दिया पहले तो, क्योंकि बड़े बड़े लाइमस्टोन आएंगे। आप साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो एक स्टैंडर्ड चार्ट है, तो इसमें कोई वो नहीं है। ये जस्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे के टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो कैलकेरियस कंपाउंड में हमने लाइमस्टोन लिया, इतना बड़ा लाइमस्टोन आता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया, मतलब कि हमने उसको क्रश कर दिया, क्रशिंग कर दी। क्रश करके हमने उसको साइड में स्टोर करके स्टोर करके रख दिया। मतलब क्या हुआ कि बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे में कन्वर्ट करके स्टोर करके रख दिया। अब जब चाहिएगा तब उसको काम में ले लेंगे, जब चाहिएगा तब उसको काम में लेने से पहले और ज्यादा छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राइंडिंग, ताकि क्योंकि हमें आगे चल के ऑलरेडी पाउडर बनाना है, तो इतना बड़ा टुकड़ा लेके भी काम का नहीं है। हम इतनी बड़ी रॉक लेके आए, उसको हमने कट पीसेस में कट कर दिया। व्हेन यू विल यूज इट देन यू विल कट मोर। जैसे कि सुबह आप घर से निकले, प्याज छील के आ गए, आलू छील के आ गए, लेकिन जब घर जाओगे तो इतना बड़ा आलू नहीं बनाओगे ना, टुकड़े टुकड़े करके बनाओगे। आपने सुबह ऑलरेडी आधा काम करके आ गए, लेकिन जब फाइनली खाना बनाना है तब आप उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बिफोर स्टार्ट प्रोसेस वी हैव टू कन्वर्ट द थिंग्स इनटू एज स्मॉल एज पॉसिबल पीसेस, सो दैट द थिंग्स विल बिकम फ्यूज वेरी इजीली, ठीक है। सेम टू सेम काम यहाँ पे भी, वो भी कब? जब रिक्वायर्ड है। अब मैंने रिक्वायर्ड है क्यों बोला? क्योंकि अगर आप क्ले लेके आ रहे हो तो ऑलरेडी फाइन है, तो उसको कोई सी तरह से क्रश करने की जरूरत नहीं, स्टोर करने की जरूरत नहीं, ग्राइंड करने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप स्लेट लेके आ रहे हैं, स्लेट एक ऐसी चट्टान है जो आपने बचपन में स्लेट पे लिखा भी होगा। स्लेट एक ऐसी चट्टान है जो क्या कैरी करती है? स्लेट के पास में कौन है? सिलिका और एल्यूमिना है। आप स्टोन वाले चैप्टर में देखेंगे, सिलिशियस रॉक में स्लेट आता है, तो उसके पास सिलिका एंड एल्यूमिना, मतलब अपने को जो चाहिए वहां है। तो स्लेट तो भैया चट्टान के फॉर्म में आएगी, तो उसको हमको ग्राइंड करना पड़ेगा, इसलिए हमने स्टैंडर्ड प्रोसेस लिख दिया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कुछ में ये काम आए। अब अपना मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्याज व्याज सब कट गया, अब खाना बनना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले इन सबको क्या करो? मिक्स करो। सर्वप्रथम दे हैव टू बी मिक्स्ड टुगेदर इन द रिक्वायर्ड proportion. So the very first is mixing. The very first is what? Mixing in a required proportion. Mixing in required proportion. आपको सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों को आपस में मिक्स करना है आपके रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन के हिसाब से। भाई लाइम कितना चाहिए, ये कितना चाहिए, वो सब मिक्स करना है। कब कौन सा ज्यादा चाहिए होता है, कम चाहिए होता है, वो हम आगे देखेंगे भी, ठीक है। तो ये सब आपने मिक्स कर दिया, चलो भैया मिक्स हो गया। अब आगे क्या करें? मिक्स करने के बाद हम एक प्रोसेस काम में लेते हैं, उसको मैं बाद में लिखूंगा। हम सीधा भी आगे वाले प्रोसेस में चलते हैं। हम मिक्स करने के बाद सीधा कहां पहुंच गए? बर्निंग में। बीच में एक प्रोसेस है, वो मैं आपको समझा के बताऊंगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है उसको। तो मिक्स करने के बाद वी विल गो टू द बर्निंग करेंगे। अब बर्निंग किस में करेंगे? बर्निंग करेंगे इन रोटरी क्लीन एट द टेम्परेचर ऑफ 1400 डिग्री सेल्सियस टू 1700 डिग्री सेल्सियस। हम बर्निंग करेंगे 1400 डिग्री सेल्सियस से 1700 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। इतना हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है बर्निंग में। और काम क्या लेते हैं? रोटरी क्लीन, लंबी सी क्लीन होती है, घूमते रहती है, उसमें सब काम चल रहा है। आगे बात समझ में? अब हुआ क्या ध्यान से सुनना। हुआ ये कि आपने कैलकेरियस कंपाउंड लिया काम में, CaCO3 जो कि लाइमस्टोन है। जब वो इतना भयंकर बर्न हुआ इतने डिग्री टेम्परेचर पे, तो उसका हो गया कैल्सिनेशन। इसका मतलब CaCO3 गर्म होके किस में कन्वर्ट हो गया? CaO में, और छोड़ा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोचो कितना टन आपने लाइम काम लिया है, उसको CO में कन्वर्ट किया है, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है जो पूरी वेस्ट है।
आप बिलीव कीजिए कि सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो अपने आप में कम से कम 8 से 10% रोल अदा करती है। किसमें रोल अदा करती है? किसमें? ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट में, क्योंकि इतना कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलता है और भी बहुत सारी गैसेस निकलती है और जो सीधा जाके एटमॉस्फेयर को खराब कर रही है। इससे अच्छा एक तरीका है देखो, एटमॉस्फेयर में तो जानिए हम हर कोई को बचा नहीं सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि जो यहां से एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं उनको हम वापस से बुला के कुछ ना कुछ आइटम को पहले से आधा गर्म करके रख सकते हैं। मतलब यहां से जो गैसेस निकल रही थी उनको हम वापस से बुला के यहां पे प्री हीटिंग कर सकते हैं। प्री हीटिंग बाय exhausted gases at the rate of 800 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि इतना हीटिंग हो जाए कि 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो यही अचीव हो गया। इसका मतलब अब आपको यहां पे टाइम कम लगेगा। सोचो अगर डायरेक्ट में बर्न करता और 2 घंटे लगते, अब यहां पे ऑलरेडी आप आधा गर्म हो चुके हो, आधा आपने पका चुके हो, आधा ऑलरेडी कुक हो चुका है, तो अब आगे कुक होने में कम टाइम लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे हम खाना भी बनाते हैं तो कोई चीज ऐसी होती है जिसको हम आधा पहले ही करके रख लेते हैं और फिर जैसा आप चलो बाकी छोड़ो, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, रेस्टोरेंट में आपने बोला कि भैया मुझे तो अपना ये बना के दे दो, दाल बना के दे दो। यार मम्मी जब घर पे दाल बनाती है उनको आधा घंटा लगता है, ये भाई 5 मिनट में ले आता है। ऐसा कैसे? क्योंकि उन्होंने सारी चीजों को पहले से ही प्री हीट या प्री कुक कर रखा है। जब आप मांगते हो फटाक से उन्होंने वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रेवी बना रखी थी, उसमें थोड़ी ग्रेवी ली, थोड़ी ऑलरेडी उबली हुई दाल ली, उसको हाथों हाथ वापस से गर्म किया, फ्राई किया, 5 मिनट में आपको परोस दिया और वो भी गर्मा गर्म। आपको लग रहा है अभी बन के आया है, जबकि वो सुबह ही बन चुका था। दैट इज नोन एज व्हाट? प्री हीट। तो जो गैसेस वेस्ट हो रही थी आपने उसको वापस क्या कर लिया? रीयूज कर लिया। दैट इज नोन एज प्री हीट। चलो बर्निंग हो गई। बर्निंग के बाद जो बनेगा आइटम उसको हम बोलते हैं क्लिंकर। यही अपनी एक्चुअली सीमेंट है, यही आपकी क्या है? असली सीमेंट है। लेकिन क्लिंकर की साइज उतनी होगी जितनी साइज आपने ग्राइंडिंग करके डाली है, लेकिन हमको तो बनाना है पाउडर। तो पाउडर बनाने के लिए फाइनली थर्ड प्रोसेस आता है क्या? ग्राइंडिंग। पाउडर बनाने के लिए थर्ड प्रोसेस आता है क्या? ग्राइंडिंग। तो थर्ड प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? ग्राइंडिंग। इन बॉल मिल किसमें होती है? बॉल मिल और ट्यूब मिल। और कहां तक करनी है? एट द रेट ऑफ 90 माइक्रोन। आपको सीमेंट के पार्टिकल की साइज घिरा के 90 माइक्रोन तक लेके आनी है। तो ये इस लेवल तक अपने को क्या करनी है? बार्गनिंग करनी है, ग्राइंडिंग करनी है। इस लेवल तक ग्राइंडिंग करनी है जो कि बॉल मिल और ट्यूब मिल में होती है। बस हो गई, सीमेंट बन गई, पाउडर बन गया। अब इसको आप स्टोर करके रख दो। स्टोर इन सीमेंट सिलोस, और उसके बाद जब चाहे तब आप पैकेजिंग करके दे दीजिए। जब चाहे आप क्या कर दीजिए? पैकेज कर दीजिए, इसको पैकेजिंग करके दे दीजिए। काम खत्म, पैक करके दे दो, हो गया सीमेंट डन। तो ये हुआ ड्राई प्रोसेस। दिस इज व्हाट? ड्राई प्रोसेस। अब सुनिएगा, इसको ड्राई प्रोसेस को हमने ड्राई प्रोसेस क्यों बोला? क्योंकि हमने कहीं पे भी पानी का कोई इस्तेमाल नहीं किया। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो वेट प्रोसेस है ये पुराना प्रोसेस था, ड्राई प्रोसेस तो उसका अपडेटेड वर्जन है। तो वेट प्रोसेस का अपडेटेड वर्जन है कौन? ड्राई प्रोसेस। अपडेटेड वर्जन है कौन? ड्राई प्रोसेस। पहले के जमाने में वेट प्रोसेस यूज होता था। अब सुनना, वेट प्रोसेस क्या करता था? कोई फर्क नहीं है, सेम चीजें हैं, बिल्कुल सिमिलर चीजें हैं, ओनली बस एक छोटा सा डिफरेंस है। इसको मैं इधर कर दूं क्या? थोड़ा मेरे पास भी जगह बन जाएगा। थोड़ा जगह बन जाएगा ना? ठीक है। स्टोर इन सीमेंट सिलोज यहां आ जाएगा और उसके बाद पैकेजिंग यहां आ जाएगी। और छोटा कर सकते हैं? नहीं, हो गया। तो पैकेजिंग को भी उधर डाल देते हैं। ये लो, ठीक है, थोड़ा अपने पास जगह बच गई, एक ही पेज पे दोनों काम हो जाएंगे। अब मैं देखो आपको वेट प्रोसेस बना के दिखा रहा हूं, सेम चीज का वेट प्रोसेस। क्या फर्क है आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस? यू विल केम टू नो डायरेक्टली।
आ गया? चलो इसको अब मैं लिखने जा रहा हूं वेट प्रोसेस। नाउ आई एम गोइंग टू राइट वेट प्रोसेस। अब ध्यान सुनना, नाम में लिखा है वेट प्रोसेस, इन द नेम इटसेल्फ इट इज रिटन वेट प्रोसेस। इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी का इस्तेमाल होगा। अब ये बताओ इन दोनों में से, कैल्केरियस कंपाउंड और अर्जिलियस कंपाउंड में से पानी का इस्तेमाल किस में कर सकते हैं? सिर्फ इसमें, क्योंकि ये क्ले है तो आप इसके अंदर क्या मिला सकते हो? पानी मिला सकते हो। इसका मतलब इसको क्रश करने की बजाय सीधा कहां डाल देंगे? वॉश मिल में डाल देंगे पानी के साथ। ये डायरेक्ट चली जाएगी कहां पे? वॉश मिल में। इट विल गो इनटू वॉश मिल। और जैसे आपने इसको वॉश मिल डाला, ये एक मिट्टी वो बन गया, क्या बोलते हैं, एक पेस्ट बन गया। पेस्ट के साथ आपने वो लाइम मिलाया तो आपको एक काफी होमोजीनियस मास मिल गया। ठीक है, तो प्लास्टिक होमोजीनियस मिक्स बन गया। अब इसको आपस में मिक्स करना है और आगे से आगे सेम टू सेम है। ओनली एक और फर्क है, क्योंकि ये पुराना वर्जन है, ये नया वर्जन नहीं है, पुराना वर्जन है। तब के लोगों में इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोग प्री हीटिंग भी कर सकते हैं, तो ये चीज भी उस समय अवेलेबल नहीं थी। तो ये बस फर्क है वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस में। अब ध्यान से देखना, फर्क तो आपको बस प्रोसेस में बता दिया, लेकिन टेक्निकली कितना सारा डिफरेंस आया। चेक हाउ मच टेक्निकल डिफरेंस इज देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने पानी मिलाया शुरुआत में, तो ये जो पेस्ट है काफी ज्यादा होमोजेनियस बन गया। पहले सारी चीजें आप सूखी मिला रहे थे, अब आपने उसमें पानी मिला दिया तो चीजें क्या हो गई? काफी ज्यादा होमोजीनियस हो गई। तो शुरुआत का मिक्स जो है वो काफी बेटर है किससे? ड्राई प्रोसेस से। द इनिशियल मिक्स इज मच बेटर देन द ड्राई प्रोसेस। बट यहां क्या हुआ? यहां आप ज्यादा टाइम खराब कर गए, क्योंकि ना तो किसी ने आपको पहले से गर्म किया, और यहां जब पहुंचे तो पहले तो उसका पानी उड़ा, उसके बाद में बेसिक प्रोसेस स्टार्ट हुई है। इसका मतलब यहां आप ज्यादा समय खा गए, यहां आप ज्यादा फ्यूल खा गए, यहां पे आपने लंबी लॉन्ग क्लींस की रिक्वायरमेंट डाल दी। आई बात समझ में? तो जो पैसा आपने यहां बचाया शुरुआत के मिक्स को स्मूथ बनाने के लिए, उससे ज्यादा पैसा आपने यहां खर्च कर दिया। अच्छा, फाइनल क्वालिटी में कोई फर्क नहीं, क्योंकि मान लेते हैं कि यहां पे बर्निंग में 1 घंटा 20 मिनट लगता है। जस्ट इमेजिन 1 घंटा लगता है, चलो 1 घंटा लगता है। जस्ट इमेजिन कि यहां बर्निंग में बेसिकली 1 घंटा लगता है, यहां पे लगेगा 1 घंटा 20 मिनट। क्यों? क्योंकि शुरुआत के 20 मिनट तो आपने इसको गीले को सुखाने में लगा दिए, उसके बाद जो 1 घंटा काम चला है वो तो सेम है। अरे यार, आपने कुछ खाना बनाना शुरू किया किचन में, तो शुरुआत का जो मिक्स बनाया आपने, ग्रेवी जो बनाई, आपने क्या किया? अदरक, लहसुन, ये अपना टमाटर हटाओ बहुत महंगे, प्याज, और उसके अलावा हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, ये लौंग, सौंठ, ये सब जितने भी चीजें होती है, आप उस मिक्सचर में या ग्राइंडर में सूखा मिक्स कर दो। और अच्छा क्या होगा? या तो सूखा मिक्स कर दो, तो उसमें क्या होगा? टाइम लगेगा। आप बार बार देखोगे यार ढंग से इसके पीसेस नहीं हुए, ढंग से पीसेस नहीं हुए, आप 3-4 बार घुमाओगे। इससे अच्छा क्या करो? थोड़ा 2-4 ड्रॉप पानी डाल दो उसमें। अब जैसे ही पानी डालोगे तो शुरुआत का मिक्स तो जल्दी भी बन गया और काफी होमोजेनियस बना, लेकिन उससे खाने के टेस्ट पे क्या फर्क पड़ा यार? शुरुआत में आपने मिक्स गीला करके बनाया कि सूखा करके बनाया, उससे मेरे खाने के टेस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, उल्टा टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्योंकि पहले तो उसको सुखाओ और फिर फाइनली आपकी मेन कुकिंग शुरू करो। खाने के टेस्ट में तो फर्क किस पे पड़ता है? जब आपकी बर्निंग क्वालिटी अच्छी हो, जब आपके इंग्रेडिएंट अच्छे हो। अब सड़ा हुआ टमाटर डालोगे तो खाना तो वैसे नहीं अच्छा नहीं बनेगा ना। आप या तो इंग्रेडिएंट अच्छे लेके आओ या अपनी बर्निंग क्वालिटी को सुधार लो, अगर आपको यहां पे टेस्ट अच्छा चाहिए, अगर आपको क्वालिटी ऑफ सीमेंट अच्छी चाहिए। आप YouTube पे वीडियो देखते हो, वो लोग बोलते हैं कि 15 मिनट इसको पकाइए, मीडियम आंच पे पकाइए, क्योंकि YouTube पे जो वो चीज बनाता है और हम उसी को जब कॉपी करते हैं, साला सेम बनती ही नहीं कभी। उसका कलर ही कुछ और आता है, हमारा कलर ही कुछ और आ रहा है। उसका कलर एकदम मस्त शानदार, ऐसा हल्का लाल और ऐसा गर्मा गर्म धुआं निकलता आता है, अपना साला काला हो जाता है, वो तो जल जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि हमारे पास 3 चीजें नहीं है, जिसका नाम है पेशेंस, धैर्य, संयम, है ही नहीं अपने पास। उसने बोला था 15 मिनट धीमी आंच पे पकाएंगे, फिर 5 मिनट ढक्कन रखेंगे, उसके बाद इसको खोलेंगे, फिर ऊपर से धनिया डालेंगे। हम क्या करते हैं? 15 मिनट सहन कौन करेगा? जल्दी करो इसको। अरे यार, वो तो YouTube पे ऐसे दिखाता है, जल्दी करो। कौन ढक्कन रखेगा? कोई नहीं। वो बोलता है इस तरह के बर्तन में, ये वाला जो पीतल का बर्तन था उसमें अगर कूटेंगे तो उसकी खुशबू अच्छी आती है, हमने जो हमेशा कूटते हैं उसी में कूट दिया, तो ना तो वैसा बनता है ना वैसी अरोमा आती है। तो कुछ तो डिफरेंस है ना। आ गई आपको बात समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्वालिटी में फर्क तो तब आएगा जब आप उसकी साइंस को समझेंगे, जब उसकी बर्निंग क्वालिटी को क्या कर देंगे? सुधार देंगे। तो क्वालिटी ऑफ बर्निंग
as well as the quality of ingredient will decide the quality of cement, not the wet process and dry process. हाँ, ये जरूर है कि wet process में शुरुआत का जो mix है वो काफी अच्छी क्वालिटी का बना बजाय कि ड्राई प्रोसेस से, लेकिन उससे फाइनल क्वालिटी, तो जब मेरे फाइनल क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो मैं इतना पैसा क्यों खर्च करूं, यहां इतना पैसा क्यों खर्च करूं, और मोर ओवर टाइम भी ज्यादा लगेगा यहां पे। एक तो टाइम भी खोटी करो, दूसरा आपका पैसा खर्च करो, क्या मतलब, इससे अच्छा यहां चले जाओ। तो विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजिंग इन क्वालिटी, इट ड्राई प्रोसेस इज गिविंग यू इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। एनीथिंग टू बी रिपीटेड, प्लीज लेट मी नो।